कल हम लोगों ने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें हम लोगों ने प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म की बात की थी। प्योर फॉर्म को फर्दर डिवाइड किया था एलिमेंट में और कंपाउंड में, जबकि इम्प्योर फॉर्म जिसको हमने मिक्सचर कहा था उसको डिवाइड किया था हम लोगों ने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी the uniformly distribution of solute particle throughout solution। पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का नहीं होगा, बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉल्यूट के प्रॉपर्टीज़ का भी है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो फिर शुगर की प्रॉपर्टी होती है स्वीट इन टेस्ट, तो आपको मीठा भी हर जगह लगेगा एक बराबर। तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हर जगह इक्वल अमाउंट में पाया जाएगा, इसीलिए वो अपना इक्वल प्रॉपर्टी शो करेगा, एक जैसी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्मली। अच्छा, ये होने की वजह ये है होमोजीनियस मिक्सचर उस वक्त तैयार होता है जब पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से कम अगर होगा तब, हालांकि बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंसेस एक साथ सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का। अभी तो फ़िलहाल एक एक करके डील कर रहे हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर बनने की शर्त यह है कि पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होगा। अगर कोई नैनोमीटर को समझना चाहता है तो 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर लाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर चूँकि माइनस में है, -9 उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी और आती है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर है। अगर हम लोग दोनों तरफ 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 0.1 नैनोमीटर। इसी नैनोमीटर में हमने 10 से एक तरह से डिवाइड कर दिया। इधर भी अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -10 मीटर में। इसी को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते थे कि 0.1 नैनोमीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 नैनोमीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो जनरली कहने का मकसद ये है कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम में 1 नैनोमीटर से कम, तो इसका मतलब 0.1 नैनोमीटर। तो अगर पार्टिकल का साइज एंगस्ट्रॉम में है तो ही
ट्रू सॉल्यूशन बन सकता है या सॉल्यूशन बन सकता है। खैर बहरहाल सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। एक कहा गया है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा कहा गया है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, on the basis of physical state of solvent। अगर सॉल्वेंट हमारा जो एक्सेस में होना है सॉलिड रहा तो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हुआ तो लिक्विड, सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो गैसियस। यानी इतना कंफर्म बात है कि हमने सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को देखते हुए कह दिया कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होगा। सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो जाए तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट हमारा गैस हो जाए तो गैसेस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसकी वजह यह है कि सॉल्यूशन तब बनेगा जब आप सॉल्यूट मिक्स कीजिएगा सॉल्वेंट में। तो हमें पता तो चल गया है कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है। अब इस सॉलिड में या तो हम लिक्विड मिक्स करेंगे, या सॉलिड ही मिक्स करेंगे, या गैस मिक्स करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूट के मिक्सिंग के हिसाब से अब इसको 3 हिस्से में पढ़ेंगे। जैसे सॉलिड इन सॉलिड, इसके माने ये हो गए कि ऊपर जो लिखा जाता है, ऊपर जो लिखा जाता है वो सॉल्यूट लिखा जाता है। यानी सॉल्यूट इस बार हमारा सॉलिड है, और सॉल्वेंट तो सॉलिड था ही, क्योंकि हमने सॉलिड सॉल्यूशन को अभी डिवाइड किया। तो इसका मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला, और जो डाला वो सॉलिड डाला। अच्छा, दूसरी बात, लिक्विड डाल सकते थे, लिक्विड इन सॉलिड। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा कि ऊपर जो लिखा है वो सॉल्यूट है, नीचे सॉल्वेंट। गैस इन सॉलिड, नीचे तो सॉलिड ही रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट हमने सॉलिड पढ़ लिया है। यानी सॉलिड में ही लाकर डाल रहे हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, लिक्विड का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो भी यही है। सॉलिड, सॉल्यूट सॉलिड है, उसको डाल दिया गया लिक्विड में, या लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया गया। या गैस को डाल दिया गया लिक्विड में। उसी तरह से गैसीय सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमारा गैस है
तो अब हम हर चीज़ को गैस में डालेंगे, चाहे सॉलिड को गैस में डाल दो, लिक्विड को डाल दो, या गैस को गैस में डाल दो। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या है? सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट पे। सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट देखते हुए हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया है फर्दर तीन स्टेट में। तो टोटल 9 टाइप्स हो गए। 3 सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है या गैस है। तो 3 टाइप का सॉलिड, 3 टाइप के लिक्विड और 3 टाइप के गैस सॉल्यूशन मिल गए। इसका मतलब टोटल 9 टाइप्स है भाई। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखने होंगे कि एग्जाम्पल में कौन सा आएगा, कौन किसका एग्जाम्पल होगा। तो सॉलिड, इन सॉलिड के एग्जाम्पल हुआ करते हैं एलॉय, एलॉय, एलॉय। अच्छा, एलॉय मेटल का बना हुआ होता है। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो मेटल का बना हुआ है। तो एलॉय के कुछ एग्जाम्पल बड़ा फेमस हुए, उसमें है ब्रास और ब्रॉन्ज। वैसे तो और भी हैं, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर। खैर अभी बताता हूँ मैं। ब्रास और ब्रॉन्ज, इसमें याद आपको ये रखना है कि ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का एलॉय, एसएन सिंबल है टिन का। कॉपर एंड टिन, और वो है कॉपर एंड जिंक। अच्छा, ये बात भी समझने की है कि सॉलिड अक्सर होते हैं मेटल, यानी सारे के सारे ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो जब भी कभी सॉलिड का जिक्र हो आप मेटल चूज कीजिए। तो हम यहां मेटल ही पढ़ेंगे खाली, यानी मेटल को रखा गया है सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए, जबकि लिक्विड में सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट अक्सर वाटर लेंगे। और गैस में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस होगी वो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एक जगह हमने मेटल ले लिया और गैस के अंदर हमने नॉन मेटल ले लिया, चूँकि गैसेस नॉन मेटल होती हैं। एक भी ऐसी गैस नहीं है जो मेटल होगी। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, यानी यहाँ सॉलिड और लिक्विड ही है, गैस कोई नहीं है। लेकिन नॉन मेटल अक्सर गैस है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो अक्सर गैसेस यहाँ आपको मिल जाएंगी। या फिर इनॉर्ड गैसेस सारी की सारी नॉन मेटल होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, रेडॉन। तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि गैसेस जो हैं वो नॉन मेटेलिक इन नेचर होती हैं। खैर,
तो ये हम लोगों ने ऐसे ही सीख लिया कि यार सॉलिड में तो मेटल ही आता है, लिक्विड वाटर हो गया, गैस नाइट्रोजन हो गया, तो सॉल्वेंट का चक्कर ख़त्म, सॉल्वेंट पता चल गया। बस आपको याद रखना है किसमें क्या मिक्स किया गया है। तो सॉलिड यानी मेटल, मेटल में क्या मिक्स किया गया है, सॉल्यूट। क्लियर हुई बात? तो ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, ब्रास और ब्रॉन्ज का, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में कॉपर है, एक जगह जिंक है, एक जगह टिन है। ठीक। लिक्विड इन सॉलिड वही काम करेंगे। लिक्विड मेटल का नाम है मरकरी, Hg इज अ लिक्विड सॉल्यूट। और इसको कहाँ डाला गया है, किसी भी मेटल में डाल दो भाई, चलो जिंक में ही डाल दिया, मरकरी को जिंक में डाल दिया गया। जिंक सॉलिड होता है, मरकरी लिक्विड होता है। तो इसको कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है एक साथ। तो इसका नाम होता है जिंक अमलगम। जिंक, अच्छा, मरकरी जब भी डालेंगे तो उस सॉल्यूशन को अमलगम कहेंगे। ये थोड़ी सी बातचीत एक्वस सॉल्यूशन जैसी है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर रहता है, मगर वाटर वहां रहता है एज अ सॉल्वेंट, मतलब एक्सेस में रहेगा वाटर, उसमें डाला जाएगा सॉल्यूट। उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बेस पर एक नाम रखा गया है एक्वा सॉल्यूशन, अगर वाटर है तो। सॉल्यूट के बेस पर भी इसी तरीके से एक नाम रखा गया है एमलगम। जब कभी भी मरकरी डाली जाए किसी में तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग एमलगम कहेंगे। तो मरकरी का सॉल्यूशन हमेशा अमलगम कहलाता है, और मरकरी हमेशा लेस अमाउंट में होगा चूंकि सॉल्यूट है। उसी तरीके से हम लोग कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं जिंक अमलगम, सॉरी जिंक अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। इसका मतलब आया क्या, सोडियम के अंदर डाला गया होगा मरकरी को, इस तरीके का। तो दो मेटल हैं, दो मेटल कहाँ कहाँ आए, सॉलिड इन सॉलिड में आए, लिक्विड इन सॉलिड में आए। क्योंकि मेटल या तो लिक्विड भी हो सकता है ना मरकरी के रूप में, बाकी तो सॉलिड है ही। तो सॉलिड 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 लिक्विड। गैस इन सॉलिड, अब गैस के लिए आपको नॉन मेटल सेलेक्ट करना होगा। रीज़न ये है कि गैस कभी भी ये मेटल नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम रॉड, पीडी सॉलिड। प्लेटिनम नहीं लिखना है तो आप लिखिए निकेल। एक रॉड होता है प्लेटिनम का, उस पर हाइड्रोजन गैस आते हैं, आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो गैस इन सॉलिड हो गया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको जहन में रखने हैं, बड़े आसान हैं, क्योंकि आपको हमने बताया शुरू में ही कि मेटल रखना, इसका मतलब खाली एलिमेंट की बातें होंगी, कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है। कॉपर खुद एलिमेंट, जिंक एलिमेंट, मरकरी जिंक, हाइड्रोजन निकेल, प्लेटिनम, ये सब के सब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में। खैर, इधर आते हैं, सॉलिड सॉल्यूट रहे, लिक्विड आपका सॉल्वेंट रहे, आप कह सकते हैं साल्ट इन वाटर। आप कह सकते हैं शुगर इन वाटर, कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लूकोज इन वाटर। ठीक, लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल लिक्विड नेचर का होता है,
एल्कोहल इन वाटर, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। गैस इन लिक्विड, इसका क्या एग्जांपल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, वरना गैस जनरली नहीं आ पाती लिक्विड फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए या किसी भी गैस को लिक्विड में डालने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर कम रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, बहुत हाई प्रेशर रखते हैं और टेम्परेचर ठंडा करके रखते हैं, तभी होता है। सोचने वाली बात है, यहाँ पर हमारा कोई कंटेनर है, उसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ऊपर गैस है। वो गैस लिक्विड में कब आएगी? जब वो गैस खुद लिक्विड बनेगी, कंडेंस लिक्विड बन के आ जाएगी। तो अब लिक्विड बनने के लिए क्या होगा? गैस को ठंडा होना पड़ेगा कंडेंस होने के लिए, या प्रेशर अप्लाई करके उसको ठंडा कीजिए, तभी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छा, सॉलिड इन गैस, इसमें क्या होगा कि सॉलिड चीज़ को गैस में डाला गया है। बोलो भाई कौन होगा इसका एग्जांपल? इतनी बात समझ ले कि फाइनली सॉल्यूट को आना पड़ता है सॉल्वेंट के स्टेट में, तभी मिक्सिंग होती है। ये सॉलिड लिक्विड में डाला गया, साल्ट जैसे ही आएगा लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में टूटेगा, टूट के एक तरह से लिक्विड बन जाएगा, तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा। चीनी को शुरू में खा रहे थे तो ज़बान से कट कट के आवाज़ आ रही थी, फील भी हो रहा था ज़बान पर, दांत पर, कि कोई चीज़ है जिसको चबाया जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन वही चीनी जब पानी में चला गया, अच्छे से मिक्स हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो गया, अब पी रहे हैं तो ज़बान से कट कट की आवाज़ नहीं आ रही दांत से, न ज़बान पे फ्रिक्शन जैसा कुछ फील हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड बन गया, कंप्लीटली लिक्विड बन जाता है, तभी मिक्स होता है। दोनों जब तक एक जैसा नहीं होगा मिक्स है। इसका मतलब सॉलिड को गैस में डाला गया, कोई भी सॉलिड को गैस में डाला गया तो वो सॉलिड क्या बन गया? इसका मतलब सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। सारा कोरिलेशन है कि कोई ऐसी चीज़ डाली गई, वो तुरंत सब्लिमेट हो गया, तुरंत गैस बन गया, गैस के अंदर गैस। डाला तो था हमने, फेंका तो था हमने सॉलिड, मगर वो जैसे ही गैस के पास गया वो खुद को कन्वर्ट कर लिया किस में? गैस में। तो कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएंगे? कैम्फर, कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, एक्सेस में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर को डाला गया, कैम्फर खुद को क्या कर लेगा? गैसियस स्टेट में ले आएगा। कपूर, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नेप्थलीन बॉल भी तो एग्जाम्पल है शायद, अमोनियम क्लोराइड भी एग्जाम्पल है। फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का होता है ये अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेट करता है। तो अमोनियम क्लोराइड को डाला गया नाइट्रोजन गैस के अंदर, तुरंत सब्लिमेट कर लिया। अच्छा, लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बोलो। वाटर इन नाइट्रोजन गैस, उससे ज़्यादा बेहतर है कहना। नाम सुना है? नाम सुना है? अच्छा, मैं फॉर्मूला लेने बता देगा क्या लिखा? हाँ, जबरदस्ती। टेट्रा कहाँ से दिख रहा है तेरे? टेट्रा मतलब होता चार, टेट्रा क्लोराइड, चार क्लोरीन होता तब टेट्रा क्लोराइड होता। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म।
दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है CHCl3। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन से 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन डाल देंगे, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म स्टेप बाय स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीथेन में क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक क्लोरीन आता है एक H के साथ अलग, बदले में एक क्लोरीन, ये रिएक्शन होता है। सब भूल भाल गया था लोग। ये है मीथेन, ये है क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक क्लोरीन एक H के साथ अलग हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक H चला गया था तो CH3, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से इसका रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ, एक क्लोरीन आवेगा एक H को लेकर चला जाएगा, हर बार H ही जाएगा, माइनस कर दे तो क्या बनेगा CH2Cl2। फिर अगली बार करवा दें क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म। हर बार हाइड्रोजन निकलेगा, बदले में क्लोरीन आ जाएगा। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और मीथेन गैस पर जब 3 स्टेप में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो हर स्टेप में एक हाइड्रोजन जा रहा है तो 3 स्टेप में 3 हाइड्रोजन चला गया मीथेन का। मीथेन में होते थे 4 हाइड्रोजन, 3 चले गए, एक बचा रहा। अच्छा 3 हाइड्रोजन गए हैं, बदले में 3 क्लोरीन आया है तो क्लोरोफॉर्म बन गया। तो खैर क्लोरोफॉर्म जो होता है वैसे वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। वो हल्का सा रूम टेम्परेचर से ऊपर ही पहुंचता है कि तुरंत खुद को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है या वेपोराइज हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस कहना ज़्यादा अच्छा है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट फिर भी ज़्यादा है, वाटर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं वाटर वेपर वगैरह, कि वाटर जो है तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वेपर में कन्वर्ट होके यानी स्टीम में कन्वर्ट होके इसी एटमॉस्फेयर में रहा, वो भी एग्जांपल है। गैस इन गैस इन जनरल मैं लिख दूंगा खाली एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर का ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक ही सॉल्यूट डालें। अभी तक हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे वो एक ही सॉल्यूट डाल रहे थे, तो भाई नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट हो गया, उसके अलावा जितनी गैसेज हैं सबके सब सॉल्यूट हो गए। या तो फिर अलग अलग बताइए कि हाइड्रोजन गैस इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन, यानी सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसमें पानी के अलावा नमक भी हो और चीनी भी हो, तो नमक और चीनी दोनों का दोनों सॉल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हर अलग अलग चीज़ डालते गए, घुलते चले गए, घुलता चला गया, तो जितनी चीज़ें घुली हैं सबके सब सॉल्यूट होंगी। तो एयर कहने का मकसद यही है कि नाइट्रोजन गैस एक्सेस में था तो वो सॉल्वेंट था, उसके अलावा जितनी गैसेस हैं सब के सब सॉल्यूट कंसीडर की जाएंगी चूँकि उनका अमाउंट कम है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, अमोनिया गैस, है ना, उसके अलावा मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी लाफिंग गैस सब की सब जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी कहाँ, नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो वो पूरा एक सॉल्यूशन बना होमोजीनियस मिक्सचर का, इसलिए उसको हम लोग सिर्फ एयर कह देते हैं। एयर का मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन विद देयर एग्जाम्पल। और ये याद रखिएगा गैस इन गैस, यानी ये जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, गैस इन only form homogeneous mixture, only form homo, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, बाकी सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो वो 8 टाइप का होगा। होमोजीनियस मिक्सचर 9 टाइप का, ये 9वां टाइप जो है वो गैस इन गैस है। गैस इन गैस हमेशा होमोजीनियस होगा यानी सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, जबकि
बाकी दूसरी चीज़ें जिसमें हम लोग सस्पेंशन पढ़ सकते हैं या हम लोग पढ़ सकते हैं कोलाइड हेट्रोजीनियस, वो 8 टाइप का होता है। ये गैस इन गैस नहीं आएगा वहाँ। गैस इन गैस होमोजीनियस मिक्सचर माना गया है। समझ में आया ना आया? गैस इन गैस को हमेशा होमोजीनियस ही माना गया है। पूरा का पूरा एयर, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ले लिया, अब कुछ बचा ही नहीं एटमॉस्फेयर के अंदर कि हम सोचें कि वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। नहीं, ऑलवेज होमोजीनियस। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि गैस इन गैस सिर्फ सॉल्यूशन का टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर का। गैस इन गैस हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता। तो हेट्रोजीनियस कौन कौन हो सकते हैं? ये सब सॉलिड इन गैस। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए तो हेट्रोजीनियस हो जाएंगे, अगर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए ये शर्त था कि 1 नैनोमीटर से कम हो। अगर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया तो होमोजीनियस मिक्सचर हो ही नहीं सकता। अरे बात समझ में आई ना आई? ना आई? अब सुनो, हमें करना क्या है? सॉल्यूट के पार्टिकल जब ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही कम हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या कहेंगे? गाढ़ापन नहीं है, ना के बराबर है। तो सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से। ठीक है, सॉल्यूट डाल रहे हैं, होमोजीनियस कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए पानी 1 गिलास बल्कि 2 गिलास ले लीजिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इक्वल अमाउंट ले लिया, दोनों गिलास में बराबर बराबर पानी। एक गिलास में डालिए 1 चम्मच चीनी, दूसरे में डालिए 5 चम्मच चीनी, घोलिए अच्छे से। मान लीजिए दोनों घुल गया, अच्छे से दोनों घुल गया। तो अब बताइए कौन ज़्यादा गाढ़ा है? जाहिर सी बात है 5 चम्मच वाला। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाइएगा, सॉल्यूशन गाढ़ापन होता चला जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि एक वक्त के बाद घुलना बंद हो जाए, मुमकिन है। तो हम लोग सॉल्यूशन को अभी जो डिवाइड किया था वो फिजिकल स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया था। अगर मैं अमाउंट के हिसाब से डिवाइड करूँ, अमाउंट के हिसाब से, तो सॉल्यूशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तब है जब when more amount of solute is added in particular amount of solvent. और यहाँ पर when very very less amount of solute is added in particular amount of, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट आप फिक्स रखिए, उसमें आपको सॉल्यूट कंपेयर करना है। जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा उसको आप कंसंट्रेटेड कह दीजिए, जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा उसको डाइल्यूट कह देंगे। यानी कंपेयर दोनों के दोनों सॉल्यूट से कर रहे हैं। 2 सॉल्यूशन है, मैंने कहा था 1 चम्मच चीनी और 5 चम्मच पानी बराबर रखा था। जो सॉल्वेंट पे कंपेयर नहीं होता है, जहाँ सॉल्यूट ही कम ऐड किया है आपने वो डाइल्यूट, और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा ऐड किया है वो कंसंट्रेटेड। मगर ये हमेशा याद रखेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले कहीं पर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
यानी 5 चम्मच चीनी डाला है तो वो 5 चम्मच पानी नहीं होना चाहिए, पानी तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कहा ही यही गया है कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा। तो हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूट को। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड, जहाँ सॉल्यूट कम वो डाइल्यूट। लेकिन हर अपने अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट से सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो समझाने के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 40 ग्राम सॉल्यूट को डाला गया है 100 ग्राम वाटर। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैंने फिक्स कर लिया कि वाटर जो है वो चलो 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में आपने कितना ग्राम डाला, 40 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देंगे तो क्या कहेंगे कि 2 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर, यानी दोनों तरफ वाटर 100 ही रखा, एक जगह 40 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है, एक जगह सिर्फ 2 ग्राम। इतना डिफरेंसेस है कंसंट्रेटेड में और डाइल्यूट में। क्लियर? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से बड़ा ही होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कोई शक नहीं। और इधर कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से बहुत 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 बड़ा होगा। बार बार ग्रेटर का साइन लगाया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा, बस देखना है सॉल्यूट थोड़ा सा कम है या बहुत ज़्यादा कम है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो डाइल्यूट, अगर थोड़ा सा कम है तो कंसंट्रेटेड। तो अब पता चल गया मुझे कि कंसंट्रेटेड जो है वो थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो गाढ़ा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि ये ज़्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी कहते हैं, इसकी विस्कोसिटी हाई होगी, गाढ़ापन बहुत हाई होता है विस्कोसिटी। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन कम होगी, विस्कोसिटी लो होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो किस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी हाई हो गई, कंसंट्रेटेड की। अच्छा, इस बात को समझिएगा कि जब भी हम सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करते रहते हैं। भले आपको दिखते नहीं है क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है, मगर ये मान के चलना है कि रैंडम मोशन हमेशा करते रहते हैं पार्टिकल, ऑलवेज। चूँकि हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था आपको कि प्रॉपर्टी ही पार्टिकल की होती है कि वो रैंडम मोशन करता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो पार्टिकल अगर मूव करेगा तो कहाँ ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है, डाइल्यूट के अंदर। कंसंट्रेटेड के अंदर बहुत ही कम, ना के बराबर। तो डाइल्यूट के अंदर जो होगा वो विस्कोसिटी कम होने की वजह से मूवमेंट ज़्यादा होगा, चूँकि विस्कोसिटी को कहते हैं एक तरह का फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इन लिक्विड का नाम है विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा गाढ़ापन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को, तो उससे भी समझ में आता है। खैर बहरहाल ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया अमाउंट के बेस पर। एक लास्ट बात बता देते हैं सॉल्यूशन का टाइप। एक लास्ट टाइप सॉल्यूशन का है वो ये है कि सॉल्यूशन फर्दर 3 हिस्से में डिवाइड किए जाते हैं। एक कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक कहलाता है सैचुरेटेड,
और एक कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बताइए पता है क्या? किसी को कुछ अंदाज़ा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? बोलो। ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर है। सॉल्युबिलिटी के बेस का मतलब ये हुआ कि आपको पहले के एग्जांपल्स में बताऊं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कि एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें पानी है, मान लीजिए पानी 100 ग्राम का है या 100 लीटर का है, कुछ भी। उसमें हमने चीनी डालना शुरू किया, डाला घुल गया, डाला घुल गया, डाला घुल गया। एक वक्त ऐसा आया कि डाला, अब वो एक दाना पार्टिकल का तैर रहा है ऊपर, घुल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना गाढ़ा हो चुका है कि अब पानी, एक्चुअली क्या होता है ना, पानी फ्री रहेगा तो वही घुलाएगा, घेरेगा, यूँ समझो। क्यों आखिर आपको चीनी नहीं दिखता है? क्योंकि चीनी को घेर लेता है चारों तरफ से, पूरा स्फेयर शेप में, आगे इस तरह से राउंड बनाता है, फिर ऐसे बनाता है। तो चारों तरफ से जब चीनी घेर लिए जाते हैं तो इसीलिए कहते हैं घेरने वाला ज़्यादा चाहिए, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, इसलिए सॉल्वेंट घुलाता है। किस में घुलता है? तो सॉल्यूट घुल जाता है, तो सॉल्यूट पूरी तरह से कवर हो गया, तो सॉल्यूट कम रखेंगे ताकि सॉल्वेंट ज़्यादा हो, ताकि उसको चारों तरफ से पैक कर ले, घेर ले। तो जब वाटर ख़त्म हो गए पूरी तरह से, ख़त्म मतलब सारे वाटर ने घेर लिया, अब कोई वाटर फ्री है ही नहीं, तो उसमें अगर आप डालिएगा एक दाना भी चीनी का तो वो दाना नहीं घुलेगा। समझ पाए ना समझ पाए? अब सुनिए, उस एक दाने को मत डालिए। तो ऐसा समझ रहे हैं ना आप कि सारा का सारा वाटर यूटिलाइज कर लिया गया है सॉल्यूट को घुलाने में, उस एक दाने को नहीं डाला मैंने। तो अब सीन क्या बना कि सारे के सारे वाटर जो हैं वो घेरे हुए हैं, किसको? सॉल्यूट को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। जब सारा का सारा वाटर पार्टिकल यूटिलाइज कर लिया जाए, यानी ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, इससे ज़्यादा सॉल्यूट आप नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्यूट डालिएगा तो एक दाना भी डालने पर वो घुलना बंद हो जाएगा। जैसे ही घुलना बंद हो गया, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा। तो जहाँ पर सॉल्यूशन अपनी प्रॉपर्टी खो दे, उससे ठीक पहले तक, जब तक सॉल्यूशन होगा, उसको सैचुरेटेड कहेंगे। यानी सैचुरेटेड को कहिए कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि सॉल्यूट डाल रहे हैं और घुलता जा रहा, सॉल्यूट डाल रहे हैं घुलता जा रहा, सॉल्यूट डाल रहे हैं घुलता जा रहा है। तो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो अपने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पर हो, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर पाए, मैक्सिमम अपर लिमिट। अब इससे एक दाना भी एक्स्ट्रा अगर आप डालिएगा तो वो नहीं घुलेगा। तो उस मैक्सिमम सॉल्यूट को, जो मैक्सिमम सॉल्यूट डाला गया है सॉल्वेंट के अंदर और वो घुल गया है और घुलकर वो सॉल्यूशन ही दे रहा है, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड समझ में आया? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। इससे पहले की सिचुएशन अनसैचुरेटेड है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि 100 ग्राम है और मैंने ये कहा कि 40 ग्राम तक घुल गया। 41वां ग्राम जैसे ही डाला, 1 ग्राम यानी एक दाना को समझो, जैसे ही डाला 41वां ग्राम 41 ग्राम, वो घुलना बंद हो गया। तो 40 ग्राम तक को कहेंगे और 40 से कम को, यानी एक दाना भी अनसैचुरेटेड, 2 दाना भी अनसैचुरेटेड, 3 भी अनसैचुरेटेड, यानी मैक्सिमम से अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी अनसैचुरेटेड क्या होगा? तो लिखो, यहाँ जो सॉल्युबिलिटी आती है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लेस देन मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से कम हो, जो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम हो। और समझावे खातिर मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि तुमको उससे समझ में आए। वो ये लिख रहा हूँ, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मान लो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हमने लिखा है
40 ग्राम इन 100 ग्राम। मतलब समझिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट निकाल कर लिख दिया कि भैया 100 ग्राम पानी में 40 ग्राम तक ही घुल सकता है। हमने ये देख रखा है 100 में 40 ही घुलेगा, 41वां डालोगे नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम सॉलिबिलिटी से कम रहेगा, 40 से कम। यानी यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, 1 ग्राम इन 100 ग्राम, 20 ग्राम इन 100 ग्राम, 39 ग्राम इन 40 नहीं आएगा, 40 से कम तक। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से देखो क्या मैंने बोला, इन दोनों में ऊपर वाला डाइल्यूट, नीचे वाला कंसंट्रेट। अच्छा, इन दोनों में नीचे वाला कंसंट्रेटेड, ऊपर वाला, यानी 100 ग्राम एक फिक्स अमाउंट है। इसमें जहां पे सॉल्यूट कम, जहां सॉल्यूट ज़्यादा, जहां सॉल्यूट ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड, जहां कम वो डाइल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब यहाँ कोई दो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, एक ही बनेगा और वो मैक्सिमम होगा। उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा 40 ग्राम इन 100। 40 से कम भी नहीं, 40 से ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि 40 से कम करोगे तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। 40 से जैसे ही कम करोगे कि कम सॉल्यूट है भाई, ये मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, नाम ही है सुपर, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम से भी ज़्यादा, मोर देन मैक्सिमम, मोर देन मैक्सिमम। मोर देन मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि आप एग्जाम्पल में ये मान कर चलिए कि शायद 41 ग्राम डाल दिया गया होगा 100 ग्राम में, शायद 50 ग्राम डाल दिया गया होगा 100 ग्राम में, शायद 70 ग्राम डाल दिया गया होगा। तो मैक्सिमम से अगर कम है तो अनसैचुरेटेड, मैक्सिमम है तो सैचुरेटेड, और मैक्सिमम से ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? मेरे ना आया, मेरे ना आया, चलो तुम समझाओ मुझे आ गया तो। मेरा कहना ये है कि वो दो बात तो हम बहुत बढ़िया से समझ गए, ये बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। अभी मैंने कहा 40 तक होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसको सॉल्यूशन कहा जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉपर्टी भी, कंपोजिशन भी, सब कुछ। अब कहा गया कि भाई अगर 41वां ग्राम डालते तो वो होमोजीनियस मिक्सचर रहने ही नहीं देता, क्योंकि वो सॉल्यूट पार्टिकल दिखने लगता बाहर से, क्योंकि वाटर फ्री ही नहीं है उसको घेरने के लिए। अब तो हेट्रोजीनियस हो गया भाई, और हमने सिर्फ 41 ग्राम थोड़ी दिया, हम तो 70 ग्राम पे पहुंच गए। तो फिर ये होमोजीनियस कैसे हुआ? और होमोजीनियस नहीं हुआ तो फिर हमने सॉल्यूशन क्यों नाम के आगे लगाया? हमें तो कहना चाहिए था सुपर सैचुरेटेड कोलाइड, सुपर सैचुरेटेड सस्पेंशन। सस्पेंड हो रहा, नीचे जाके दाना वो गिर के या तो ऊपर तैरेगा या पूरे सॉल्यूशन में तैरेगा या नीचे जाके बैठ जाएगा चुपचाप से, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं हो सकता, क्योंकि होमोजीनियस के लिए मैक्सिमम लिमिट 40 ही था। ये नहीं कि आप डालते चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। एक गिलास पानी डाल दो ड्रम में और एक बोरा चीनी उछल दो और कहो देखिए सॉल्यूशन तैयार, शरबत। पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूट हमेशा कम होगा। अब एक ही गिलास पानी डाला गया था ड्रम में, नीचे ही बॉटम में होगा एक गिलास की क्या औकात है, और उसमें एक बोरा चीनी डाल दिया गया, सॉल्यूशन तैयार हुआ यार, पूरा चीनी ऊपर तक दिख रहा है।
वो तो आप बाहर से निकालते चले जा रहे हो, ऊपर से चीनी आपको लग रहा चीनी फ्रेश है, नीचे जब गए हो एकदम बॉटम के करीब तब लगेगा भींगा भींगा है चीनी, शायद घुला हुआ होगा, कुछ पानी मीठा दिखेगा, बहुत नीचे। पूरा थ्रू आउट द कंटेनर सॉल्यूशन तैयार ही नहीं था, चीनी अपने फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट था, सॉलिड का सॉलिड। तो यही समझाना चाह रहे हैं। 100 ग्राम में 70 डाल दिया, 40 के बाद तो घुलना बंद। जब घुलना बंद तब काहे होगा भाई, बता जल्दी से बता, जल्दी से, टाइम खत्म हो गया। हाँ, हीट दे देंगे, शाबाश, पढ़ चुका है मेरे से। कैसे पता? अच्छा, पढ़ चुका है मेरे से, ठीक है, सही बोल रहा है। हीट दे देंगे, हीट दे देंगे, यानी आप सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं हीट देकर। आपने सुना होगा या प्रैक्टिकल किया भी होगा घरों में कि ठंडे पानी में चीनी घोलिएगा, नहीं घुलेगा। हालांकि चीनी कम है, एकदम फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकालिए और उसमें चम्मच से चीनी डालिए, नहीं घुलेगा, घुलना बंद हो गया है। मतलब वही वाली कंडीशन, घुलना बंद हो गया। तो आप क्या करते हैं, पानी को या तो गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, या नॉर्मल पानी ले आइए, नॉर्मल पानी में आराम से घुल जाएगा। और नॉर्मल पानी में हो सकता है आपको चीनी घुलाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े, शेक करना पड़े, चम्मच वगैरह हिलाना पड़े। लेकिन अगर गर्म पानी है, खौला हुआ पानी है, खुद से बॉयल हो रहा है, तो उसमें आपको चम्मच से शेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे चीनी डालिए ना भाई, वो पानी खुद से वाइब्रेट होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चीनी को। कुकर में दाल वाल बनाए हो? हम तो कभी ना देखा किसी को कि भाई हल्दी भी डाला, नमक भी डाला, चम्मच से चलाया भी, सब एक साथ रख के पानी वानी डाल के कुकर चढ़ा दिया गया आग पे। सब अपने आप होमोजीनियस मिक्सचर खुद ब खुद होगा, शेकिंग अंदर ही अंदर। तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही जाना है सॉल्यूट पार्टिकल का। तो यहाँ पर यही हो रहा है। 40 मैक्सिमम था, मैक्सिमम से ऊपर जाने के लिए आपको हमेशा टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, उसी टेम्परेचर पर नहीं मिलेगा। जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिलता है हमेशा हाइयर टेम्परेचर पर। अगर आपने टेम्परेचर हाई नहीं किया तब तो बनेगा ही नहीं सॉल्यूशन, फिर वो चला जाएगा कोलाइड की कैटेगरी में या सस्पेंशन की कैटेगरी में, मतलब हेट्रोजीनियस। फॉर होमोजीनियस या तो सॉल्यूट कम रखो या सॉल्यूट बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाओ। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का तरीका है टेम्परेचर को हाई कर दीजिए। अगर टेम्परेचर को आप हाई कर दीजिएगा तो होगा। तो अगर आपको ये दे देता है तीनों, तो आपको पता चल गया ना कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अगर मान ली एक ग्राम ज़्यादा बढ़ाया गया तो उसके लिए शायद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो भाई इसके लिए तो फिर 30 बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना है उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक।